चलिए उदाहरण 3 देखते हैं। अनवर प्रतिमाह एक निश्चित राशि की बचत करता है। पहले महीने वह 200 रुपए की बचत करता है, दूसरे महीने 250 रुपए की बचत करता है और तीसरे महीने 300 रुपए की बचत करता है। तो इस क्रम में 1000 रुपए की मासिक बचत कौन से महीने में होगी, उस महीने तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि प्रतिमाह एक निश्चित राशि की बचत करता है। यदि वो पहले महीने 200 रुपए की बचत करता है, मतलब पहला पद 200 हो गया, ए का मान कितना हो गया 200, दूसरे महीने में 250 करता है, तीसरे महीने में 300 करता है। तो एक अंगरती श्रृंखला बन गई। पहले महीने में 200, दूसरे में 250, तीसरे में 300, अंगरती श्रृंखला हो गई। डी का मान कितना होगा, T2 माइनस T1 करेंगे, 250 में 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। अब क्या बोल रहा है कि इस क्रम में 1000 रुपए मासिक बचत कौन से महीने में होगी, उस महीने की कुल बचत कितनी होगी। पहले बोल रहा है कि कौन से महीने में 1000 बचत हो जाएगी, मतलब हमें n का मान पता करना है। तो यहाँ देखिए Tn का मान दिया है, Tn का मान दिया है 1000 और n का मान हमें निकालना है। तो Tn का सूत्र लगा दिया और Tn की जगह लिख दिया 1000 और a का मान कितना है, a का मान 200 है, a का मान 200 रख दिया प्लस n-1 d, d का मान कितना है 50 है। देखिए d का मान 50, फिर यहाँ लिखेंगे 1000, ये 250 n माइनस 50 हो जाएगा। 200 में 50 घटाएंगे 150 प्लस 50 है ना, इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे। ये देखिए 150 इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 50 n, मतलब इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। फिर ये 150 का उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 50 n में इसको घटाएंगे 850 आएगा, 50 का भाग दे देंगे, इधर ले जाके भाग देंगे तो n का मान 17 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही था कि 1000 रुपए की मासिक बचत कौन से महीने में होगी। तो कौन से महीने में होगी, 17वें महीने में जाके 1000 रुपए की बचत होगी। अब वो बोल रहा है कि पूरे 17 महीने तक उसकी कुल बचत कितनी हो जाएगी, मतलब हमें कुल बचत मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाना, एस एन n/2 2a प्लस n-1 2, और हमें निकालना है एस एन का मान 17 आ गया। देखिए एन का मान 17 रख देंगे, 2 गुणे 200, ए का मान 200 प्लस एन का मान 17। देखिए तो एन का मान 17 माइनस 1, डी का मान 50। कैलकुलेशन करेंगे, पूरा कैलकुलेशन आपको आता है। 2 में 200 गुणा 400, 17 में 1 गया 16, 16 में 50 का गुणा 800, 800 में 400 जोड़ेंगे 1200, 200 का भाग 1200 में देंगे 600, 600 में 17 का गुणा करेंगे तो 10,200। 17 महीनों की कुल बचत कितनी हो जाएगी, 10,200 रुपए। ये हो गया हमारा उदाहरण 3। अब चलते हैं उदाहरण 4 की तरफ। आकृति में दर्शाए अनुसार किसी रेखा पर बिंदु ए को केंद्र बिंदु लेकर 0.5 आकृति में दर्शाए अनुसार किसी रेखा पर ये बिंदु ए को केंद्र लेकर, देखिए एक बिंदु ए है केंद्र, इसको लेकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला P1 का अर्धवृत्त खींचा। मतलब ये देखिए पहला अर्धवृत्त कितने सेमी का है, 0.5 सेमी का। अर्धवृत्त उस रेखा को बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। देखिए बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है एक अर्धवृत्त, मतलब इसको केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बना दिया। देखिए अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त कितने सेमी का है, 0.5। बिंदु बी को केंद्र मानकर 1 सेमी त्रिज्या का P2 अर्धवृत्त। अब देखिए ये तो P1 अर्धवृत्त हो गया, अब यहाँ B को केंद्र माना और यहाँ से एक दूसरा अर्धवृत्त बना दिया। देखिए नीचे की तरफ जो अर्धवृत्त बन रहा है P2, ऊपर P1 बनाया, नीचे P2 अर्धवृत्त। इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी। इसकी त्रिज्या पूरी कितनी है, 1 सेमी। और फिर जाकर के अब फिर A को केंद्र माना और एक दूसरा अर्धवृत्त बना दिया, कितने सेमी का, 1.5 सेमी त्रिज्या का। देखिए ए को केंद्र मान के अब 1.5 सेमी त्रिज्या ले लिया और 1.5 सेमी त्रिज्या लेके एक फिर ऊपर की तरफ P3 अर्धवृत्त बना दिया। इस प्रकार ये तथा बी को केंद्र मानकर क्रमशः 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्तों की रचना करने पे एक वलयाकृत आकृति बनती है। ऐसे खींचते जाएंगे अर्धवृत्त, एक आकृति बनेगी। इस प्रकार 13 अर्धवृत्त बनाए गए तो वलयाकृत की लंबाई कितनी हो जाएगी, जबकि पाई का मान 22/7 लेना है। तो हमें पता करना है कि वलयाकृत की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ लोग बोल रहे हैं कि माना ए बी इस तरीके से, एक बार ए लेंगे फिर बी लेंगे फिर ए लेंगे फिर बी लेंगे, ऐसे केंद्र लेना है। इस क्रम में हमें P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे अर्धवृत्त बनेंगे और सब में जो अंतर है वो 0.5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि देखिए 0.5 सेंटीमीटर, अगला 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 है, फिर 2 है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का उसमें अंतर है। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेमी, पहले 0.5 मतलब पहला पद हमें पता है, पहला पद P1 का मान 0.5,
दूसरा पद 1.0 है, इस प्रकार लेते जाएंगे तो हमें P1 P2 P3 ऐसा P13 हमें क्या निकालना है, 13 वृत्त बनाए गए हैं। P1 P2 P3 लेके 13 वृत्त बनाए गए हैं। तो हमें पता करना है कि कुल लंबाई कितनी होगी, मतलब हमें SN का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले अर्धपरिध की लंबाई P1 निकालेंगे। तो पहले अर्धपरिध की लंबाई कितनी है, देखिए ये जो पहले ये परिध है यहाँ इतना बड़ा, इस परिध की लंबाई कितनी है। तो परिध की देखिए, परिध होता है 2πr, ध्यान से सुनना, परिध कितना होता है 2πr, लेकिन यहाँ अर्ध परिध बोला है तो 2πr/2 कर देंगे। देखिए परिध होता है 2πr, ये परिध का सूत्र है, लेकिन जब अर्ध परिध करेंगे तो उसका आधा करेंगे तो 2 कट जाएगा। अर्ध परिध कितना होता है πr, तो πr1 कर दिया। पाई का मान बाद में लेंगे 22/7, अभी वैसे ही रख दिया। और r1 का मान कितना है 0.5, जरा ध्यान रखना 0.5 का मतलब होता है, इसको बटे में लेंगे तो 0.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे ऐसे 10 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1/2, 0.5 को 1/2 लेते हैं। तो यहाँ देखिए r1 का मान पहला 0.5 लिया, मतलब 1/2, तो π/2 आ गया। चाहे तो आप दशमलव में भी रख सकते हो, पर बेस्ट ये है। P2 πr2 आप दशमलव में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। πr2 का मान कितना है, देखिए पहला त्रिज्या कितना था 0.5 था, पहली त्रिज्या कहाँ, ये देखिए 0.5, दूसरी त्रिज्या कितनी थी 1, तीसरी 1.5। तो दूसरी देखिए, दूसरी त्रिज्या 1 ले लिया r2 का मान, और गुणा करेंगे तो 1 पाई आ जाएगा, पाई का 1 में गुणा। P3 πr3 है, पाई गुणे r3 का मान कितना है, तीसरी त्रिज्या कितनी है, तीसरी त्रिज्या 1.5 है, तो तीसरी त्रिज्या 1.5 ले लिया। और 1.5 को भी वैसे ही कर लो 15/10, इसको काटेंगे 5 से, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3/2, 1.5 को 3/2 ले लिया, तो 3/2, और ये पाई 3/2 पाई हो गया। इस तरीके से एक अंगठी श्रृंखला बन गई, 1/2 पाई, 1 पाई। देखिए पहला पद क्या हो गया π/2, अब π/2 को उसने 1/2 पाई लिख दिया है, ये देखिए 1/2 पाई, उससे कोई फर्क नहीं, आप चाहे π/2 लिखो, चाहे ये लोग क्या उदाहरण वाले और गाइड वाले बहकाते रहते हैं। इधर देखिए चाहे π/2 लिखो, चाहे 1/2 पाई लिखो, दूसरा 1 पाई, चाहे पाई लिखो, तीसरा 3/2 पाई। इस तरीके से अंगठी श्रृंखला बन गई, और इसके हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। तो पहला पद कितना हो गया 1/2 पाई, डी का मान इस सब में कितने कितने का अंतर है, 1/2 पाई का अंतर है, और S13 हमें निकालना, क्योंकि कुल कितने अर्धवृत्त बनेंगे 13 अर्धवृत्त, हमें तो कुल 13 अर्धवृत्त की लंबाई निकालना है, S13 निकालना है। तो SN = n/2 2a + n-1d, S13 निकालेंगे तो n का मान कितना है, n का मान 13 है, देखिए n का मान 13, तो n की जगह 13/2, 2 गुणे a का मान कितना है π/2 है, a का मान π/2। और देखिए यहाँ ये लोग इतना बेवकूफ बनाते हैं, क्या जरूरत थी यहाँ 1/2 पाई लिखने की। ये हो गया π/2, 2 गुणे a का मान π/2 प्लस n का मान कितना है, n का मान देखिए 13 -1, d का मान भी π/2, इसमें देखिए d का मान भी π/2 लिख देना। ओके, अब 13/2, ये 2 गुणे ये 2 कट जाएगा तो पाई, और 13 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 12, 12 को 2 से काटेंगे तो 6 पाई और पाई 7 पाई। अब ये 13/2 गुणे 7, पाई का मान 22/7 रख दिया, ये 7 कट जाएगा, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 आएगा, 13 गुणे 11, 13 में 11 का गुणा करेंगे तो 143 आएगा। इसलिए 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 143 सेमी। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ऐसा बटा में मत लो, आप इसको पॉइंट में ही रहने दो तो भी आपको आंसर आएगा। इसको क्या करना है, यहाँ 0.5 पाई ले लेना, इसको 1 पाई ले लेना, इसको 1.5 पाई ले लेना, और यहाँ a का मान 0.5 पाई रहने देना, और d का मान 0.5 पाई लेना, और फिर SN का फॉर्मूला लगाना। उसके बाद फिर है उदाहरण 5। किसी गांव में 2010 में 4000 लोग साक्षर थे, इस संख्या में प्रतिवर्ष 400 की वृद्धि हो रही, तो वर्ष 2020 में कितने लोग साक्षर होंगे। अब देखिए 2010 में 4000 थे, तो 2020 का निकालना बहुत आसान है। मतलब पहले कितने थे 4000, a का मान पहला पद मतलब शुरुआत में कितने थे 4000 लोग थे, a का मान कितना हो गया 4000, और हर वर्ष 400 की वृद्धि हो रही, वृद्धि होते हैं तो d का मान प्लस में लेते हैं, d = 400, और हमें 2020 का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि 2010 से 2020 तक 10 साल होता है,
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 2010 से गिनना शुरू करोगे तो गिनिए, चलिए 2010 से गिनिए। देखिए 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2020। अब गिनिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल होते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, में से 20 में से 10 घटा देंगे, 10 साल होता है। जबकि हम 2010 को नहीं जोड़ते, तो कुल 2010 से 2020 तक कुल 11 साल होंगे। n का मान 11 है, तो हमें tn का मान निकालना है। ये देखिए वही बोला है, 2010 में 4000 है, फिर 4400 हो जाता है, मतलब 11 में 400 और बढ़ जाता है। 2012 में इसमें और 400 बढ़ जाएगा, 4800 हो जाएगा। तो 2020 में कितना होगा, हमें T11 पता करना है। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, a का मान 4000 प्लस n का मान 11। देखिए यहाँ लिख दीजिए T11, n का मान 11 माइनस 1, d का मान 400, और 400 में 11 में 1 घटाएंगे 10 आएगा, 10 में 400 का गुणा 4000, 4000 में 4000 जोड़ेंगे 8000 आएगा। तो 2020 में कुल कितने लोग हो जाएंगे, 8000 हो जाएंगे। उदाहरण 6 देखिए, श्रीमती शेख को वर्ष 2015 में 1,80,000 रुपए वार्षिक वेतन वाली नौकरी मिली। कार्यालय ने उन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की वृद्धि देना तय किया, तो कितने वर्षों बाद उनका वार्षिक वेतन 2,50,000 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2015 में कितना था, 1,80,000 रुपए, और फिर प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की वृद्धि। यहाँ पे भी सेम ऊपर के जैसा क्वेश्चन है। 2015 में 1,80,000 था और हर साल 10,000 बढ़ रहा है, तो डी का मान 1,000 बढ़ रहा है। यहाँ देखते हैं कितना है, 10,000 बढ़ रहा है। तो हर साल 10,000 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डी का मान यहाँ 1,000 लिखा, यहाँ 10,000 हो जाएगा। इसको बना लेना 10,000। और हमें बताया है कि कितने वर्षों बाद उसका वेतन 2,50,000 हो जाएगा। मतलब टीएन का मान दिया है और कितने वर्ष पूछा, मतलब एन का मान पूछा है। टीएन का मान 2,50,000 दिया है और एन का मान हमें निकालना है। तो टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1d। तो टीएन का मान कितना है, 2,50,000 बराबर ए का मान कितना है, 1,80,000 प्लस एन का मान पता नहीं है, निकालना है -1, डी का मान कितना है, 10,000। अब ये देखिए यहां से क्या करेंगे, 1,80,000 उधर जाके माइनस कर देंगे। इन्होंने क्या किया जरा देखते हैं, हाँ वही किया है। 1,80,000 उधर जाके माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, n-1 गुणे 10,000 बचेगा। और 2,50,000 में 1,80,000 माइनस करेंगे तो 70,000 आएगा। फिर ये 10,000 उधर जाके भाग दे देंगे, 70,000 में 10,000 का भाग देंगे तो 7 आएगा। n-1 बराबर 7, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, n का मान 8। मतलब 8वें वर्ष में उसका कितना आ जाएगा, कौन से वर्ष में जाके 2,50,000 होगा, 8वें वर्ष में जाके 2,50,000 हो जाएगा। पहले कितना था, 1,80,000 था। हर साल 10,000 बढ़ रहा है, तो कितने वर्ष में 2,50,000 हो जाएगा, 8वें वर्ष में 2,50,000 रुपए हो जाएगा।